नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मनोहर स्वागत करता हूं आप सभी का डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की सीरीज़ में, जो यूपीएससी, बीपीएससी सहित ऑल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स हिंदी में प्रोवाइड कराता है। आज दिनांक है 6 फरवरी 2026। तो आज के दिन कोई ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं मिला है, लेकिन जो भी मिला है मैंने उसे शिद्दत से कवर करने का प्रयास किया है इस सेशन में। जैसे कि आपको पता है कि डीएनए ने बिहार एग्ज़ाम्स के लिए कुछ दावा करना शुरू किया था, जो बिहार दरोगा में 75 प्लस क्वेश्चन आने की सवाल थे, जिसमें 15 प्लस क्वेश्चन आए हैं और आप सभी इस बात के साक्षी हैं। एईडीओ एग्ज़ाम जो कि अप्रैल में प्रस्तावित है, उसमें 30 प्लस क्वेश्चन आएंगे। 72वीं बीपीएससी में 40 प्लस क्वेश्चन और बीएसएससी में 30 प्लस क्वेश्चन आएगा, ऐसा डीएनए सेशन दावा करता है। यूपीएससी सीएससी में 10 प्लस, आरआरबी एनटीपीसी में 15 प्लस, आरआरबी लेवल 1 में 15 प्लस, यूपीपीसी एग्ज़ाम में 10 प्लस और यूपीएसआई एग्ज़ाम में 5 प्लस क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला न्यूज़ है कि भारत टैक्सी लॉन्च हुआ, यहाँ ड्राइवर ही मालिक होंगे। तो न्यूज़ पढ़ते हैं कि क्या है। केंद्र ने बुधवार को भारत टैक्सी सेवा, कौन सी सेवा शुरू किया है जो ओला उबर की तरह काम करेगा? भारत टैक्सी सेवा लॉन्च कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में कोऑपरेटिव आधारित टैक्सी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि भारत टैक्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर ड्राइवर अपना सारथी खुद टैक्सी का मालिक होगा। तो इसमें आपको याद रखने लायक बात इतना ही है कि भारत टैक्सी जो सेवा लॉन्च किया गया है वो ओला, उबर, रैपिडो की तरह ही एक प्रकार से गवर्नमेंट द्वारा आयोजित सर्विस, माने गवर्नमेंट के साथ साथ कोऑपरेटिव सर्विस होगा। तो केवल ये याद रखेंगे, भारत टैक्सी। यहाँ 10,000 राइडर्स रोजाना पूरी की जा रही है। वर्तमान में 150 से ज़्यादा महिला ड्राइवर भी है। 10 करोड़ का भुगतान ड्राइवरों को किया जा चुका है एवं 6 जून 2025 को प्लेटफॉर्म बनाया गया था। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कब बनाया गया, 6 जून 2025 को। वर्तमान में ये दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में सर्विस शुरू कर चुका है। अगर हम ओला की शुरुआत देखें तो 2012 में हुआ था और मेरू कैब्स की शुरुआत 2013 में, उबर भी 2013 में आया था, रैपिडो 2015 में एवं नम्मा यात्री 2022 में। इसी से जुड़े हुए हैं आगे भी है कि भारत टैक्सी को कौन चलाएगा। तो यह सदस्यता आधारित मॉडल है जिसे सहकार टैक्सी कॉर्पोरेट लिमिटेड चलाएगी। कौन चलाएगी? तो सहकार टैक्सी कोऑपरेट लिमिटेड। इसकी स्थापना जून में 300 करोड़ की एक रकम के साथ हुई थी। ऐप आधारित यह सेवा डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। इसकी एक संरचना परिषद होगी जिसमें अमूल के एमडी तो जयन मेहता चेयरमैन और एनसीडीसी के उप प्रबंधक निर्देशक रोहित गुप्ता वाइस चेयरमैन होंगे। अमूल के एमडी अजय मेहता चेयरमैन एवं एनसीडीसी के उप प्रबंधक निर्देशक रोहित गुप्ता वाइस चेयरमैन होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 8 सदस्य भी हैं जो देश के विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़े हैं। इस बोर्ड की पहली बैठक 16 अक्टूबर को हो चुकी है। अगला खबर आ रहा है नागालैंड से कि पूर्वी नागालैंड के लिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी पर समझौता हुआ है। न्यूज़ को कवर करते हैं, फिर नागालैंड का कुछ डिटेल भी देखेंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को पूर्वी नागालैंड के समग्र विकास के लिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन को लेकर नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? तो फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, नागालैंड सरकार
और केंद्र सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते के साथ राज्य के भीतर पूर्वी नागालैंड के लिए अलग प्रशासनिक निकाय की लंबे समय से जो मांग चल रही थी उसको आंशिक रूप से पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते पर हस्ताक्षर नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यूरियो। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यूरियो। इसी प्रकार से कल हमने आपको मणिपुर के नए सीएम बना था उनके बारे में पढ़ाए थे, तो आप बताएंगे कि मणिपुर के नए सीएम कौन बने हैं। और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस अवसर पर शाह ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए हर संभव योगदान देगी और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निर्वहन करेगी। चलिए, तो किसके किसके बीच हुआ है? केंद्र, नागालैंड सरकार और NEPO के बीच समझौता हुआ है। 6 जिलों के विकास व विशेष फंडिंग की आश्वासन, अलग राज्य की मांग को मिला आर्थिक समाधान। अब हम नागालैंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नागालैंड ये भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से की एक पहाड़ी राज्य है जो कि 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य के रूप में बना। इसकी राजधानी कोहिमा है और सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। पूरब के स्विट्जरलैंड के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमुख रूप से नागा जनजातियों निवास करती है जो अपनी संस्कृति, लोकगीत और प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है? नागालैंड में। और पूरब का स्विट्जरलैंड नागालैंड को कहा जाता है। नागालैंड में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल और पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है नागालैंड को। यह उत्तर पूर्वी स्थित है जो जिसे पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर और पूरब में म्यांमार। अगर हम इसके मैपिंग की बात करें तो कुछ हम इसका मैपिंग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड है और ये मणिपुर हो जाएगा। ये मणिपुर, ये नागालैंड, ये अरुणाचल, इधर हो जाएगा असम और इधर हो जाएगा म्यांमार। स्थापना, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। राजधानी कोहिमा है, सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। प्रमुख भाषाएं में यहाँ अंग्रेजी, नागामी भाषाएं बोली जाती हैं और नागालैंड में कुल 17 जिले हैं। 10 से अधिक जिलों का पुनर्गठन हुआ है। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो यहाँ 16 से अधिक मान्यता प्राप्त नागा जनजातियाँ रहती है। अर्थव्यवस्था यहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। अगला हम न्यूज़ देखेंगे। न्यूज़ नंबर 3 आ रहा है किससे? तो महिला प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग 2026 के विजेता कौन रहा? तो RCB। किसको हराया? तो दिल्ली को। विजेता रहा RCB और हराया किसे? दिल्ली को। तो वही आ रहा है कि मंथाना और जॉर्जिया ने के दम पर RCB दूसरी बार चैंपियन को जीता है। तो महिला प्रीमियर लीग चैंपियन कौन जीता है? RCB। और हारा कौन? उपविजेता कौन रहा? दिल्ली। इसी से संबंधित हम 2025 में हुए प्रमुख खेल पुरस्कार को जानेंगे। तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? सचिन तेंदुलकर। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में जसप्रीत बुमराह और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंथाना और BCCI विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन। ICC पुरस्कार 2024 की अगर बात करें तो ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर,
आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अजमतुल्लाह उमरजई। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंथाना, जो इसमें भी खेली है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया केर और आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलीवर्थ। खेल पुरस्कार की अन्य खेल पुरस्कार की हम बात करें तो विजडम क्रिकेट अवार्ड 2025 लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड पुरुष में कौन जीता है? जसप्रीत बुमराह। लीडिंग क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड महिला में कौन जीती है? तो स्मृति मंथाना। लॉरियस वर्ल्ड रिपोर्ट्स पुरस्कार 2025 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? मोंडो डुप्लांटिस, स्वीडन की रहने वाली है। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सिमोन बाइल्स। आईफा अवार्ड 2025 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, आईफा का फुल फॉर्म होता है। आईफा पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सुभाषिस बोस। और आईफा महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर सौम्या गुगुल्द। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला है? BS चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को। इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट को। T20 बैटर ऑफ द ईयर संजू सैमसन को। और T20 बॉलर ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती। फीफा 2026 कप ड्रा के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और DSP पद से सम्मानित किया। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविस बैकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। और सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगला है राष्ट्रीय चैंपियन मीराबाई चानू 48 किलो में स्वर्ण पदक जीती है। तो ये कौन सा खेल हुआ है? तो राष्ट्रीय भारोत्तोलक चैंपियन। कौन सा खेल हुआ? राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन। तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन में 48 kg में 48 kg में महिला में कौन जीती है? मीराबाई चानू स्वर्ण पदक जीतकर लाई है। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें 2025 की तो महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान में बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? डेविड एसेनले उपन्यास फ्रेश उपन्यास के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 मोहनलाल को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉयस। और विश्व एथलीट पुरस्कार 2025 पुरुष में मोडो डुलांटिस एवं महिला में सिडनी मैकलाघनी लीन। रैमन मैक्सस पुरस्कार 2025 एक संस्था को मिली है। कौन संस्था का नाम है? एजुकेटेड गर्ल्स। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासुज्लो क्रास्नाहोकाई। और नोबेल का शांति पुरस्कार मरिया कोरिना मचाडो। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को। एबल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवाड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 भानु मुश्ताक। मिस वर्ल्ड पुरस्कार 2025 ओपन सुजाता चुगुरुश्री। और 69वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल को मिला। 69वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। और प्रिंटजर वस्तुकला पुरस्कार 2025 से किसे मिला है? लियू जिया यून। तो आज के महत्वपूर्ण खबर में इतने ही खबर मिला था जो अपने काम
लायक है। तो आज का 5 MCQ आधारित क्वेश्चन को देखते हैं कि ये बिहार दरोगा 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कॉर्पोरेट इम्पोर्टेंट माने इलेक्शन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, ये पूछ रहा है आपसे। दूसरा में है कि प्रति व्यक्ति आय को आरोही क्रम में सजाना है, वो कौन सा जिला है बिहार के, और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और रक्षा मंत्रालय के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसका आधार वर्ष 2022-23 होगा। कल के प्रश्नों का अब हम उत्तर देंगे। इसमें ये दिन और दिवस को जो मैच करना था क्योंकि उससे कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें एक मिस्टेक हो गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। तो इसमें आप इसे भी और इसे भी सही मान सकते हैं, जिसका भी ये दोनों है सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? खेमचंद्र सिंह बने हैं। 8 बच्चों ने सही आंसर दिया, जिसमें से 4 का सही आंसर है। लोकतक एक क्या है? तो 8 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें सभी का सही है कि लोकतक एक झील है, और वो कहाँ है? तो मणिपुर में डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे मैच करना था, और ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल से। तो इसके साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 बच्चों ने आंसर देने का प्रयास किया, जिसमें से 33% बच्चों का सही आंसर है। फरवरी 2025 में बहुत कम दूरी वायु के रक्षा प्रणाली के परीक्षण कहाँ से किए गए थे? ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये चांदीपुर से किया गया था। चलिए अब हम आज के इस सेशन में टॉपिक लिए हैं बिहार के मध्यकालीन इतिहास। अगर इससे पहले आप 2 सेशन नहीं देख पाए हैं, बिहार का प्राचीन इतिहास और बिहार के सामान्य परिचय, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार की हम बात करें तो 12वीं सदी के अंत तक तथा 13वीं सदी के आरंभ में बिहार पर तुर्की आक्रमण हुए। 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार पर पहला आक्रमण किया गया। बिहार तथा बंगाल जीतने वाला पहला तुर्क मुसलमान बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी के बंगाल अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी का बिहार में पहला सफल आक्रमण दरभंगा पर हुआ और 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने दरभंगा को जीत लिया। बख्तियार खिलजी का शासन व्यवस्था कर्मनाशा नदी के पूरब की ओर था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त करवाया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? तो आंसर होगा क्या? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था? ये हमने आपको कल के सेशन में पढ़ाया है ना, प्राचीन इतिहास में, और कल के DNA के सेशन में। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। कमेंट में आप लोग उत्तर देंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर शहर की स्थापना कराई। अब हम देखते हैं सल्तनत कालीन बिहार को। चूहा बहुत परेशान कर रखा है। सल्तनत कालीन में बिहार में पहला है मुगल वंश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बिहार को दिल्ली का अधीन किया। गुलाम वंश के तहत। गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक। इल्तुतमिश ने बिहार क्षेत्र में सूबेदार मलिक जनी को नियुक्त किया। बलबन ने दक्षिण बिहार
के गया क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। यह जानकारी हमें गया के राजा वनराज के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। खिलजी वंश और हम बिहार को देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम खां को दरभंगा भेजा। इस्लाम खां ने दरभंगा के शासक शक्र सिंह को पराजित किया। बाद में शक्र सिंह ने इस्लाम खां को पराजित किया। फिर जब दोनों एक दूसरे को एक एक बार पराजित किया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मित्रता मतलब संधि। जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं, अपने दोस्त से झगड़ा करते हैं तो एक घुसा आपने मारा और बराबर की घुसा उधर से भी लगता है, तो फिर क्या हो जाता है, संधि। तुगलक वंश और बिहार। तुगलक वंश के दौरान बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। मुहम्मदीन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। मुहम्मदीन तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकपुर रख कर दिया तथा संपूर्ण तिरहुत का नाम परिवर्तित कर तुगलकाबाद कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सैयद वंश और बिहार। इस वंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा किया गया था। सैयद वंश की स्थापना कौन किया था? तो खिज्र खां ने। सैयद वंश की स्थापना कौन किया था? खिज्र खां ने। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खां ने। खिज्र खां का कोई भी प्रभावी आक्रमण बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ। इस कारण से बिहार के ज़्यादातर हिस्से सैयद वंश के शासनकाल से स्वतंत्र रहा। अब हम बात करते हैं लोधी वंश और बिहार की। तो लोधी वंश कब से कब तक चला? 1451 से 1526 तक। तो सिकंदर लोधी ने दरिया खां नुहानी को जौनपुर भेजा। दरिया खां नुहानी ने जौनपुर में सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित किया। सरकी वंश यूपी के जौनपुर से बिहार के पश्चिमी भाग तक विस्तृत था। बिहार में नुहानी वंश की अगर बात करें तो दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। इस प्रकार बिहार में नुहानी वंश के संस्थापक बहार खां ने नुहानी या मुहम्मद शाह को माना जाता है। बिहार में अफगानी शक्तियों का स्थापना नुहानी शासकों को माना जाता है। बहार खां नुहानी ने अपनी पुत्र जलाल खां के लिए अंगरक्षक के तौर पर फरीद खां को नियुक्त किया था और बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को क्या कहा? शेर खां। बिहार में अफगानी शासन की हम बात करें तो नुहानी वंश के पतन के बाद दूसरी बार एक मजबूत अफगानी शक्ति के रूप में शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना किया। शेर शाह सूरी की शासनकाल 1540 से 1555 तक रहा और इस वंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने 1540 में किया था। तो अफगानी नुहानी वंश की स्थापना किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी की बात करें तो 1472 में उनका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। बचपन का नाम फरीद खां था। पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार और अपनी शिक्षा दीक्षा जौनपुर से प्राप्त किए। फरीद खान ने नुहानियों के दरबार में नौकरी की और चंदेरी के युद्ध के समय शेर शाह सूरी बाबर के सेना में शामिल था। इसी दौरान शेर शाह ने कहा, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो बहुत जल्द भारत से मुगलों को खदेड़ देंगे। आगे चलकर शेर शाह सूरी ने बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रशासक बना। 1534 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बंगाल की सेना को हराकर सूरजगढ़ को जीता और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया तथा शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में पुनः हुमायूं के साथ कन्नौज में एक जबरदस्त युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ। अंततः हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। इस प्रकार शेर शाह सूरी ने भारत में एक दृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना किया। 10 जून 1540 ईस्वी को शेर शाह सूरी ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया। शेर शाह सूरी ने राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को बनाया और 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी
का मारवाड़ अभियान हुआ, जहाँ के राजा मालदेव था। शेरशाह सूरी को किसी प्रकार से जीत हासिल हुआ, जिसके पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारा साम्राज्य खो देते। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी का कालंजर अभियान के दौरान तोप का बारूद कालंजर की दीवार से टकराकर शेरशाह सूरी के ऊपर गिर जाने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गया। शेरशाह के तोप का नाम असप्पा एवं उक्का था। कालिंजर के राजा किरत सिंह थे। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए परिवर्तन: राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। रोहतास का किला संधि में बनाया। शेरशाह सूरी ने एक दुर्ग पाटलिपुत्र में बनवाया था। उन्होंने बंगाल से पेशावर तक सड़कों का पुनः निर्माण करवाया, जिस कारण उन्हें सड़के आजम कहा गया। उन्होंने प्रत्येक कोस पर सरायों अतिथि गृह का निर्माण करवाया। सरायों के माध्यम से प्रचलन काफ़ी तेज हुआ। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क को अंग्रेजों ने जीटी रोड कहा। वर्तमान बिहार के औरंगाबाद तथा गया आदि जिलों में यह मार्ग गुजरता है। शेरशाह सूरी ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं सासाराम में करवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इस्लाम सूरी ने मकबरे का कार्य पूरा करवाया। यह मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य का उदाहरण है। कनिंघम ने शेरशाह सूरी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा। 1545 से 1555 तक शेरशाह सूरी के वंशजों को किसी प्रकार साम्राज्य में चलाया, अतः 1555 में हुमायूं के द्वारा मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित कर दिया और 78 ग्रेन चांदी को रुपया एवं तांबा के सिक्कों को दाम कहा गया। आगे 1-2 पेज है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। फिर हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।